गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। बंटवारे से जुड़े सबसे बड़े सवाल और जवाब, सादे कागज से लेकर रजिस्ट्री तक। जी हाँ सर, आज मैं बड़े ही महत्वपूर्ण सवाल और जवाब आपके लिए 50 सवाल और जवाब लेकर आया हूं जो बंटवारे से ही जुड़े हुए हैं और एक आम व्यक्ति के मन में अक्सर ये सवाल उठते हैं। उन सभी सवालों का समाधान करने के लिए आज का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इन 50 सवाल और जवाब को मैंने कुल 9 अध्यायों में बांटा है, 9 भागों में, जिसमें बंटवारे के मूल नियम से जुड़े हुए सवाल और जवाब हमारे शामिल होंगे। उससे अगला नोटरी और रजिस्ट्री से संबंधित सवाल और जवाब हमारे आज के वीडियो में शामिल होंगे। नामांतरण और दाखिल खारिज, अतीत का बंटवारा, विवाद और समाधान, दस्तावेज और प्रारूप, विशिष्ट स्थितियां, सावधानी और सुझाव, और अंत में बंटवारे के मूल नियम। ये सभी आज के हमारे इस सवाल और जवाब में शामिल होंगे। ये 50 और सवाल जो मैंने और उनके जो उत्तर हैं ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए तैयार करके रखे हैं। ई बुक की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। 199 रुपीज उसकी कीमत रखी गई है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से जाकर खरीद सकते हैं। आइए अब हम वीडियो को आगे चालू करते हैं और ई बुक पीडीएफ के अंदर से मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। लेट्स गो सर। आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे हैं सर ई बुक बंटवारे के 50 सबसे बड़े सवाल और जवाब, सादे कागज से रजिस्ट्री तक का पूरा सच। ये हमारे ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी यही टाइटल है। अब हम सीधे मुद्दे की बात पर चलते हैं, उन 50 सवाल और जवाब पर जो बंटवारे से संबंधित हैं। आइए सर। प्रमुख 50 सवाल और उनके कानूनी जवाब, जिसमें बंटवारे के मूल नियम, बेसिक रूल है। और सवाल नंबर 1 है हमारा सर, प्रश्न, क्या बिना रजिस्ट्री के बंटवारा कानूनी रूप से मान्य है? उत्तर, हाँ, यदि वह मौखिक हुआ है और बाद में उसे याददाश्त के रूप में दर्ज किया गया है। रोशन सिंह बनाम दिले सिंह 1988 SC। प्रश्न नंबर 2, क्या पिता की संपत्ति में बेटियों का बराबर हिस्सा है? उत्तर है इसका हाँ। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के बाद बेटियां जन्म से कोपार्सनर है। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 SC। सवाल नंबर 3, क्या सादे कागज पर किया गया बंटवारा कोर्ट में चलता है? उत्तर है, सादे कागज की तुलना में नोटरीकृत याददाश्तनामा अधिक मजबूत साक्ष्य है। सादा कागज धोखाधड़ी के आरोपों से घिरा रहता है और सादा कागज भी चलता है। यस, इसका उत्तर यही है। प्रश्न नंबर 4, याददाश्तनामा, मेमोरेंडम और बंटवारे में डीड में क्या अंतर है? उत्तर, बंटवारा नामा अभी बंटवारा करता है, रजिस्ट्री उसकी अनिवार्य है, जबकि याददाश्तनामा अतीत में हुए बंटवारे की पुष्टि करता है और उसकी रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है। सवाल नंबर 5, क्या बंटवारे के लिए सभी हिस्सेदारों की सहमति जरूरी है? उत्तर, हाँ, सर्व सहमति के बिना किया गया पारिवारिक समझौता भविष्य में चुनौती दिया जा सकता है। अब हमारा अगला टॉपिक होता है नोटरी और रजिस्ट्री। सवाल नंबर 6, प्रश्न, नोटरी करवाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उत्तर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोर्ट नोटरी किए गए दस्तावेजों को प्रमाणित मानकर चलता है। प्रश्न नंबर 7, क्या नोटरी किया हुआ कागज 100 साल तक मान्य रहता है? उत्तर, दस्तावेज की वैधता समय से नहीं बल्कि उसकी कानूनी प्रक्रिया से तय होती है, यह स्थायी रिकॉर्ड है। सवाल नंबर 8, क्या तहसीलदार नोटरी वाले कागज को मानने से मना कर सकता है? उत्तर, वह इसे अंतिम साक्ष्य मानने से मना कर सकता है, लेकिन साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। पंजीकरण अधिनियम की धारा 49। सवाल नंबर 9, अगर एक भाई नोटरी पर हस्ताक्षर करने से मना कर दे तो? उत्तर, तो वह बंटवारा विवादित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में आपको सिविल कोर्ट से बंटवारे का वाद डालना होगा, पार्टीशन सूट। सवाल नंबर 10, नोटरी वकील की क्या जिम्मेदारी होती है? उत्तर, नोटरी वकील केवल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति की पहचान और उसकी स्वेच्छा को प्रमाणित करता है। अब आएगा सर हमारा नामांतरण और दाखिल खारिज, म्यूटेशन से संबंधित सवाल। उत्तर, सरकारी राजस्व रिकॉर्ड खतौनी में पुराने मालिक का नाम हटाकर नए मालिक का नाम चढ़ाना, इसे ही नामांतरण कहते हैं। ये ई बुक के अंदर से पढ़ के बता रहा हूं सर मैं आपको, ये सब कुछ ई बुक पीडीएफ के अंदर लिख दिया है मैंने आपके लिए। सवाल नंबर 12, क्या नामांतरण से मालिकाना हक तय होता है? उत्तर, नहीं, नामांतरण केवल लगान टैक्स वसूलने के उद्देश्य से होता है। मालिकाना हक सिविल कोर्ट तय करता है। सवाल नंबर 13, तहसीलदार नामांतरण के लिए रजिस्ट्री क्यों मांगता है? उत्तर, राजस्व अधिकारी सुरक्षित रहना चाहते हैं। रजिस्ट्री होने पर उन्हें जांच कम करना पड़ती है, जबकि याददाश्तनामा में उन्हें बयान लेना पड़ते हैं। सवाल नंबर 14, अगर तहसीलदार आवेदन लटकाए रखे तो क्या करें? उत्तर, सूचना के अधिकार RTI का प्रयोग करें या SDM को विलंब की शिकायत करें। सवाल नंबर 15,
क्या नामांतरण के बिना जमीन बेची जा सकती है? उत्तर, तकनीकी रूप से कठिन है क्योंकि खरीदार साफ रिकॉर्ड क्लियर टाइटल चाहता है। यहाँ पे मैं बता दूं सर, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत जो प्रॉपर्टियों के रजिस्ट्रेशन होते हैं, जैसे कि जमीन की रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं या मकान की करवा रहे हैं, तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो होना जरूरी है, वरना रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री नहीं होगी। जैसे कि खेती की जमीन आप खरीद रहे हैं तो उसमें खसरे की प्रमाणित कॉपी लगेगी, नक्शे की और ऋण पुस्तिका की, इन सब की प्रमाणित कॉपी लगेगी। और विक्रेता क्रेता दो गवाहों के आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और माता का नाम, जो पंजीयन के समय इनका पंजीयन होगा वहां तब जरूरत पड़ेगी। और जब रजिस्ट्री कंप्लीट आपकी होगी तो उसमें ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी होंगे। और पहले यदि आपने उस प्रॉपर्टी को बेचने वाले ने किसी से खरीदा है तो उसकी रजिस्ट्री भी अपलोड होगी, ये नेसेसरी है। इसी प्रकार से मकान संबंधी प्लाट जो है उनकी अगर आप रजिस्ट्री करवाते हैं तो नगर पालिका का भवन भवन प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद और उसका नक्शा, ये जरूरी लगेगा सर उसमें। और साथ में ये 5 चीजें तो लगती ही लगती हैं। कौन कौन सी? एक तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और माता का नाम। ये पंजीयन जब आपका होगा तब ये सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। जब आपका उस पर पंजीयन हो जाएगा, आपकी आईडी बन जाएगी, उसके बाद फिर रजिस्ट्री की प्रोसेस आगे बढ़ेगी। संपदा 2.0 पे मैं बता रहा हूं, मध्य प्रदेश के अंदर, ऑल इंडिया में सभी जगह लगभग 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 यही प्रोसेस अपनाई जाती है। पहले पंजीयन होता है, उसके बाद फिर कुल 13 स्टेप में रजिस्ट्री कंप्लीट होती है, जो संपदा 2.0 पोर्टल है ऑनलाइन। और काफी एक जबरदस्त सुविधा है। जब डीड कंप्लीट हो जाती है तो डीड एक्सेप्ट करने के लिए पार्टियों को भेजी जाती है, विक्रेता विक्रेता को, क्योंकि एक बार आप पढ़ लें उसको, उसके बाद वो उनके मोबाइल पर, व्हाट्सएप जो मोबाइल रहता है उस पर एक्सेप्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस बढ़ती है। ये महत्वपूर्ण प्रोसेस है, महत्वपूर्ण नियम है, इनका पालन करना आवश्यक है। डिजिटल सिग्नेचर भी उसमें होते हैं, ओटीपी आती है, पंजीकरण के समय भी 2 बार ओटीपी आती है। उसके बाद फिर जब पार्टी ऐड करते हैं उसमें तब भी ओटीपी आती है। और उसके बाद फिर अंत में भुगतान होता है, और भुगतान होने के बाद फिर ई साइन उसमें किए जाते हैं। और उसके बाद फिर स्लॉट बुक होता है, और स्लॉट बुक होने के बाद टोकन बुक रजिस्ट्रार ऑफिस में ही होता है। वहां पे वो जो उनका क्यूआर कोड लगा रहता है, तो 50 मीटर के दायरे में ही वो कार्य करता है। आप आपके ऑफिस में बैठकर टोकन नहीं ले सकते, तो आपको वहां जाके टोकन लेना पड़ता है। पहले स्लॉट आपने बुक कर लिया, जैसे कि आपने 9 बजे का स्लॉट लिया, तो आपको आधे घंटे पहले वहां जाना होगा और फिर वहां टोकन लेना होगा। वहां आपको टोकन नंबर मिलेगा, पता लग रहा है आपको 5वां टोकन नंबर मिला, तो एक रजिस्ट्री की प्रोसेस होने में तकरीबन 10 मिनट का समय लगता है। तो उस हिसाब से 50 मिनट बाद आपका नंबर आएगा। यदि कोई वहां पर रुकावट ना हुई, तो यदि गवर्नमेंट पोर्टल सर्वर डाउन हो गया तो फिर कार्य रुक जाएगा, आप अत्यधिक लेट भी हो सकते हैं। तो ये मैंने बीच में आपको एक प्रोसेस बता दी। ये प्रोसेस सिर्फ खरीदी बिक्री पर नहीं है सर, मात्र इसी तक सीमित नहीं है। यदि आपने दान पत्र करवाया, या आपने मोर्टगेज आपने करवाई, या आपने खरीदी बिक्री आपने करवाई, गोदीनामे का आपने पंजीकरण करवाया, जो भी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसमें लगभग लगभग यही प्रोसेस अपनाई जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं सर, सवाल नंबर 16 पे। 20 साल पुराने बंटवारे को आज कागजों पर कैसे लाएं? उत्तर, याददाश्तनामा लिखकर जिसमें उल्लेखित हो कि 20 साल पहले हम अलग हो गए थे, अतीत में किया हुआ बंटवारा। इस पे स्पेशल वीडियो तकरीबन 8 वीडियो में बना चुका हूं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। उनकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है, और उन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक मौजूद है। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप उसको वहां से खरीद सकते हैं। सवाल नंबर 17, क्या पुराने बंटवारे में गवाहों का होना जरूरी है? उत्तर, हाँ। गांव के बड़े बुजुर्गों या गवाहों के हस्ताक्षर दस्तावेज को बहुत मजबूत बनाते हैं। सवाल नंबर 18, क्या पुराने बंटवारे को कोई बाद में चुनौती दे सकता है? उत्तर, चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यदि आप 12 साल से अधिक समय से काबिज हैं तो प्रतिकूल कब्जा का लाभ मिल सकता है। सवाल नंबर 19, क्या पुराने बंटवारे के समय बेटियां नहीं थी तो क्या अब उन्हें हिस्सा देना होगा? उत्तर, यदि 2005 से पहले बंटवारा रजिस्टर्ड या अंतिम आदेश द्वारा हो चुका था तो उसे नहीं खोला जा सकता, अन्यथा बेटियों का हक बनेगा। विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 सर्वोच्च न्यायालय का लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें बताया गया है कि 2005 से पहले वही बंटवारे स्वीकार किए जाएंगे जो कोर्ट के डिक्री या आदेश हैं या रजिस्टर्ड बंटवारे हैं। क्योंकि कई बार बेटियों का हक दबाने के लिए बहुत से दफा ऐसा देखा गया है कि ऐसे आधार रखे जाते हैं कि सर हमारा पहले मौखिक बंटवारा हो गया, जबकि वास्तव में मौखिक बंटवारा नहीं हुआ होता है। तो वो पूरी कंडीशंस देखी जाएंगी, पूरी सिचुएशंस देखी जाएंगी और बेटियों का हक उनको दिया जाएगा। ये विनीता शर्मा राकेश शर्मा में बड़ा महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है।
और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में भी संशोधन कर दिया गया है। इससे पहले कोपार्सनर सिर्फ बेटा, उसके बाद फिर पिता, पुत्र और परपोता, इन्हीं को कोपार्सनर माना जाता था। पुरुष वंश को, महिलाओं का, बेटियों का उसमें कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन 2005 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ है लैंडमार्क जजमेंट के जरिए, उसमें बेटियों को भी बेटे के बराबर हक दे दिया गया है। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 20। याददाश्तनामा में कब्जा दिखाना क्यों जरूरी है? उत्तर, क्योंकि बिना कब्जे के याददाश्तनामा केवल एक कागज है, कब्जा ही बंटवारे की असल पुष्टि है। अब विवाद और समाधान, डिस्प्यूट एंड सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है बंटवारे के। सवाल नंबर 21, यदि एक भाई बंटवारे के बाद मुकर जाए तो? उत्तर, नोटरी किया हुआ याददाश्तनामा, यह सादे कागज पर भी सर, दोनों शामिल हैं इसमें, ऐसा नहीं है। याददाश्तनामा साक्ष्य के रूप में पेश कर स्थगन और घोषणा प्राप्त करें। सवाल नंबर 22, क्या मौखिक बंटवारा रद्द किया जा सकता है? उत्तर, यदि उस पर अमल नहीं हुआ है तो उसे रद्द या बदला जा सकता है। सवाल नंबर 23, बंटवारे का वाद कितना लंबा चलता है? उत्तर, 3 से 10 साल तक चल सकता है, इसलिए आपसी समझौता बेहतर है। सवाल नंबर 24, क्या छोटे भाई को बड़ा हिस्सा दिया जा सकता है? उत्तर, हाँ, पारिवारिक समझौते में हिस्सा बराबर होना अनिवार्य नहीं, बस सभी की सहमति अनिवार्य है। सवाल नंबर 25, क्या सौतेले भाई बहन का भी हिस्सा होता है? उत्तर, हाँ, पिता की संपत्ति में उनका भी कानूनी अधिकार होता है। दस्तावेज और प्रारूप से संबंधित सवाल। सवाल नंबर 26, याददाश्तनामा कितने के स्टाम्प पर होना चाहिए? उत्तर, राज्य के नियमों के अनुसार आमतौर पर 1000 या 5000 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर्याप्त है। लेकिन मैं आपको यहां बता दूं कि सादे कागज पर भी लिखा गया, अगर आपने याददाश्तनामा बंटवारानामा है तो वो भी मान्य है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के 7 लैंडमार्क जजमेंट जो इसके संबंध में मौजूद है, जिसपे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाए जो मेरी चैनल पर भी अपलोडेड है, जिसमें मैं आपको नाम ही पढ़ के बता देता हूं सर। उसमें नंबर 1 है एस कलादेवी विरुद्ध वीआर सोन सुंदरम 2010। दूसरा है कोरुकुंडा चलापंथी एंड अदर्स विरुद्ध कोलुकुंडा जगदम्बा 2010, काले 1976, रोशन सिंह 1988, रविंद्र कौर गिरेवाल 2020, विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, टेक बहादुर विरुद्ध देवी सिंह अय्यर 1966, SC 292। ये सभी मेरे पिछले वीडियो मैंने जो बनाए, क्या सादे कागज पर बंटवारा मान्य है। और एक वीडियो और बनाया है सर मैंने कि बीड़ी के बंडल पर भी किया गया बंटवारा मान्य है सर। क्यों? क्योंकि वो बीड़ी का बंडल सादा कागज ही माना जाएगा, क्योंकि अक्सर ग्रामीण लोग खेत की मेड़ पर बैठे रहते हैं, पहले मौखिक बंटवारा कर चुके होते हैं और उनके मन में इच्छा होती है कई साल बाद कि हम इसको लिखित रूप दे दें। अब अक्सर घर और खेतों में 1-1, 2-2 किलोमीटर की दूरियां होती हैं, कई जगह ऐसा देखा गया है। तब वो क्या करते हैं, पता लग रहा है खेत की मेड़ पर 2 भाई बैठे हुए हैं, उनके मन में ख्याल आया कि हम इसको लिख लेते हैं, तो उन्होंने बीड़ी का बंडल के आसपास एक कवर रहता है, उस कवर को फाड़ देते हैं, तो पीछे से कोरा हिस्सा रहता है, उसी पर लिख लिया कि कुएं वाला हिस्सा राम का और दूसरा हिस्सा श्याम का, दक्षिण दिशा वाला। अंगूठे लगा दिए, 2 गवाह कर दिए, ये हो गया सर। जो पहले बंटवारा मौखिक हुआ था उसको उन्होंने बाद में लिखित रूप दे दिया, तो ये भी सादा कागज ही माना जाएगा। ये बीड़ी का बंडल जिसके पीछे लिखा गया बंटवारा, वो भी सर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य माना जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 20, मतलब जो मैंने इसमें लिखा है सर, 1000 या 5000 अगर आप लगा लेते हैं सर, बहुत बेहतर बात है। वरना आप जैसा चाहें, आप चाहे तो 1000 रुपए के स्टाम्प पे लिख के नोटरी करवा लें। क्यों? क्योंकि ये जो 7 लैंडमार्क जजमेंट हैं जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताए थे, इनमें सभी में एक ही बात कही गई है कि यदि अतीत में कोई बंटवारा किया गया है मौखिक रूप से और उसके कई सालों बाद उसको लिखित रूप दिया जाता है, तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत उसको रजिस्ट्रेशन से छूट प्राप्त है। आपको जरूरी नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं और कोर्ट में उसे मान्य किया जाएगा एविडेंस के रूप में। जब कानून ने ही आपको छूट दे दी है तो ये आपकी स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस प्रकार से लिखाते हैं। आप जितना अच्छा लिखाएंगे उसको कानूनी रूप से, आपने स्टाम्प भी लगा लिया, नोटरी भी करा ली, तो वो बेहतर का बेहतर होता चला जाएगा। पंजीयन अगर आपने करा लिया तो और भी बेहतर है। पंजीकरण से भी रोक नहीं है, छूट जरूर दी गई है, लेकिन यदि आप सभी सहमत हैं, पता लग रहा है आपने अतीत में आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा कर लिया, अलग अलग कब्जों में भी ले लिया, किसी को मकान आया, किसी को फार्म हाउस मिला और किसी को खेती की जमीन मिली और किसी को जो है कि और हिस्सा मिला, और आप सब सालों से रह रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। अब बाद में आपकी इच्छा हुई इसको लिखित रूप देने की, तो अब आपके सामने सारे ऑप्शन मौजूद हैं। वो जो पहले आपने मौखिक बंटवारा किया था, आप चाहें तो उसको लिखित रूप सादे कागज पर लिख लें, बीड़ी के बंडल के पीछे लिख लें, या फिर आप उसको टाइप करवा लें और दस्तखत कर लें, या टाइप कराने के बाद नोटरी वकील साहब से नोटरी करवा लें, या आप रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर रजिस्ट्रेशन भी करा लें। ये सभी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं और कानून के तहत लिए इन लैंडमार्क जजमेंटों में बताया गया है
उसी के आधार में आपको जानकारी दे रहा हूं कि सादे कागज पर भी किया गया बंटवारा मान्य होता है। हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, वंशावली फैमिली ट्री क्या है? उत्तर, एक चार्ट जो पूर्वज से लेकर वर्तमान वारिसों तक के संबंधों को दर्शाता है। सवाल नंबर 28, क्या वंशावली को प्रमाणित करना जरूरी है? उत्तर, हाँ, ग्राम प्रधान, पार्षद या पटवारी द्वारा प्रमाणित वंशावली नामांतरण में बहुत काम आती है। सवाल नंबर 29, क्या एक साथ कई संपत्तियों का याददाश्तनामा बन सकता है? उत्तर, हाँ, एक ही दस्तावेज में खेती, मकान और दुकान सबका विवरण दिया जा सकता है। सवाल नंबर 30, क्या फोटो लगाना जरूरी है? उत्तर, अनिवार्य नहीं है, लेकिन सभी पक्षकारों की फोटो लगाने से दस्तावेज की विश्वसनीयता बढ़ती है। ऐसे उस सादे कागज की नोटरी करवा ली तो और भी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन एक्ट से लैंडमार्क जजमेंटों में जो बताया है उसकी आवश्यकता नहीं है। तब आप उसको जैसा चाहे अच्छे से अच्छा नोटरी करवा लें, टाइप करवा लें, सादे कागज पर लिख लें, फोटो लगा लें, आधार कार्ड साथ में लगा लें, जो आप अच्छे से अच्छा कर सकते हैं कानूनी रूप से आप उसको कर सकते हैं। अब विशिष्ट स्थितियों को हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 31, क्या पिता जीवित है? क्या बच्चे बंटवारा मांग सकते हैं? उत्तर, पैतृक संपत्ति में मांग सकते हैं, लेकिन स्वर्जित में पिता की मर्जी चलेगी। सवाल नंबर 32, दादा की संपत्ति में पोते का क्या हक है? उत्तर, पोता जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अपने पिता के हिस्से का हकदार होता है। मुस्लिम विधि में स्थिति अलग है। सवाल नंबर 33, क्या वसीयत और बंटवारा एक ही चीज है? उत्तर, नहीं, वसीयत मरने के बाद प्रभावी होती है, बंटवारा जीवित रहते या याददाश्त के रूप में होता है। सवाल नंबर 34, क्या कर्जेदार हिस्सेदार का हिस्सा बंटवारे में रोका जा सकता है? कर्जेदार हिस्सेदार का हिस्सा बंटवारे में रोका जा सकता है? उत्तर, नहीं, हिस्सा उसका अधिकार है, लेकिन उस हिस्से पर कर्ज की देनदारी भी उसकी ही होगी। सवाल नंबर 35, क्या एनआरआई भाई का बंटवारा वीडियो कॉल पर हो सकता है? उत्तर, सहमति ली जा सकती है, लेकिन हस्ताक्षर के लिए उसे पावर ऑफ अटॉर्नी भेजनी होगी। अब राजस्व और रेवेन्यू लॉ से रिलेटेड हम बंटवारे के नियम देख लेते हैं। सवाल नंबर 36, खतौनी में अंश कैसे तय होता है? उत्तर, तहसीलदार याददाश्तनामा या उत्तराधिकार के नियमों के आधार पर अंश तय करता है। सवाल नंबर 37, कब्जा साबित करने के लिए कौन से कागज चाहिए? उत्तर, बिजली का बिल, पानी का बिल, सिंचाई की रसीदें या पड़ोसी के गवाह। सवाल नंबर 38, क्या पटवारी बंटवारा कर सकता है? उत्तर, पटवारी केवल रिपोर्ट देता है, बंटवारे का आदेश तहसीलदार या एसडीएम ही दे सकते हैं। सवाल नंबर 39, शहरी संपत्ति में नामांतरण कहाँ होता है? उत्तर, नगर निगम, नगर पालिका या विकास प्राधिकरण, डेवलपमेंट अथॉरिटी में। सवाल नंबर 40, क्या नामांतरण के लिए वकील जरूरी है? वकील साहब, उत्तर, अनिवार्य नहीं है, लेकिन कानूनी बारीकियों के लिए वकील की सलाह लेना हितकर है। क्यों? क्योंकि यदि आपने अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे को बाद में आपने लिखा, जो पहले मौखिक कर लिया, तो अब उसकी कानूनी ड्राफ्ट, उसकी नियम और शर्तें सर आपको पता नहीं होंगी। तो आपकी इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर उसकी स्पेशल ड्राफ्टिंग तैयार की है, लैंडमार्क जजमेंटों के सिद्धांतों के तहत। नामांतरण आवेदन भी उसी सिद्धांतों के तहत तैयार होगा, उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र भी, और अतीत में हुए याददाश्तनामे की ड्राफ्टिंग भी, और उसके साथ लगने वाला शपथ पत्र भी, वो सब कुछ इस ई बुक पीडीएफ में मेरे द्वारा दे दिया गया है। और पिछले वीडियो में मैंने स्पेशल जो वीडियो बनाए हैं उसमें उनको पढ़ के बताया है सर स्पेशल, और वो इस ई बुक पीडीएफ में मौजूद है। इसकी लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है। हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सर, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पटवारी पर लागू होता है? प्रश्न नंबर 41, सर, रोशन सिंह जजमेंट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? उत्तर, यह आम आदमी को भारी भरकम स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्री फीस से बचाता है। सवाल नंबर 42, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला पटवारी पर लागू होता है? उत्तर, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून है, इसे मानना हर अधिकारी की मजबूरी है। 43 सवाल, समपार्श्विक उद्देश्य का क्या मतलब है? उत्तर, इसका मतलब है कि भले ही कागज रजिस्ट्री वाला ना हो, लेकिन वह यह साबित करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है कि हम अलग रह रहे हैं। सवाल नंबर 44, क्या कोर्ट पारिवारिक समझौते को रद्द कर सकता है? उत्तर, बहुत कम मामलों में ही, जैसे कि अगर किसी हिस्सेदार के साथ धोखाधड़ी हुई या उसे हिस्सा ही नहीं दिया गया। सवाल नंबर 45, क्या याददाश्तनामे के लिए गवाह भी कोर्ट जाने होंगे? उत्तर, यदि विवाद होता है तो गवाहों के बयान अहम होते हैं। अब इसमें सावधानी और सुझाव से संबंधित सवाल। सवाल नंबर 46, 46वां नंबर, याददाश्तनामा लिखते समय सबसे बड़ी गलती क्या होती है? उत्तर, यह लिखना कि हम आज बंटवारा कर रहे हैं। हमेशा लिखें बंटवारा पहले हो चुका है, क्योंकि यदि आपने लिख दिया कि हम आज बंटवारा कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 की उपधारा बी के तहत उसका रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंट है जो मैंने आपको पढ़ के बताए और इस ई बुक के अंदर भी लिखे हुए हैं, उनका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि आप ड्राफ्टिंग करें तो बड़ी सावधानी के साथ
और होशियारी के साथ और कानूनी बातों को लिखते हुए करें। और वो चीजें अक्सर हमें याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैंने व्यवस्थित रूप से ड्राफ्टिंग इस ई बुक पीडीएफ के अंदर आपके लिए दे दी है। उसकी लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है। सवाल नंबर 47, क्या भविष्य में रजिस्ट्री करवाना सुरक्षित है? उत्तर, यदि बजट अनुमति दे तो रजिस्टर्ड बंटवारानामा सबसे सुरक्षित है, लेकिन बजट ना हो तो याददाश्तनामा दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है। सवाल नंबर 48, क्या रात याददाश्तनामा खो जाने पर क्या करें? उत्तर, यदि आपने नोटरी वकील साहब से करवाया है तो वहां से उनकी ट्रू कॉपी ले सकते हैं। यदि आपने रजिस्टर ऑफिस में करवाया है तो आप उसको रजिस्टर में ऑनलाइन प्रमाणित प्रतिलिपि भी निकाल सकते हैं। अब यदि आपने उसको सादे कागज पर हाथ से लिखा है और यदि वो घूम गया, फोटो कॉपी है, तो फिर फोटो कॉपी पेश करके निवेदन करें आप। यह सादे कागज पर लिखना थोड़ा खतरनाक इसलिए माना जाता है सर, क्योंकि उसको साबित करना बड़ा भारी काम होता है। और ये घूम गया, खो गया, जल गया, नष्ट हो गया, ये समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो है कि इन चीजों का महत्व बढ़ जाता है। वैल्यूएशन, नोटरी, उसके बाद रजिस्ट्रेशन। अब प्रश्न नंबर 29, क्या विधवा बहू का ससुर की संपत्ति में हक है? उत्तर, हाँ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वह क्लास 1 वारिस है। 50वां प्रश्न। अब 50 सबसे लास्ट प्रश्न पे आ चुके हैं सर, सबसे अंतिम प्रश्न है हमारा। अंतिम सलाह। उत्तर, लिखा पढ़ी हमेशा मजबूत रखें। जुबानी बातें हवा हो जाती हैं, लेकिन नोटरी किया हुआ कागज बरसों तक आपकी संपत्ति की रक्षा करता है। या रजिस्ट्री किया हुआ कागज या नोटरी किया हुआ कागज, और अगर सादे कागज भी है तो वो भी वही कानूनी महत्व रखाता है इन लैंडमार्क जजमेंटों के तहत, लेकिन आपको उसकी हिफाजत के साथ रखना जरूरी है। इसके बाद हम आते हैं सर, ये मैंने आपको 50 कानूनी सवाल और उनके जवाब दे दिए हैं। अब मैं आपका ई बुक पीडीएफ से भी परिचय करा देता हूं और इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि बंटवारे के मूल नियम भी इसमें मैंने लिखे हैं, आप देख रहे हैं इसमें। और उसके बाद सर फिर हमारे इसमें अध्याय चालू होंगे, जैसे कि शॉर्टकट में तहसीलदार और नामांतरण का सच, पुराने बंटवारे और कब्जा, सवाल नंबर 16 से 25 के बारे में बताया गया है। और वंशावली और जरूरी दस्तावेज सवाल नंबर 26 से 35 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और सलाह सवाल 41 से 50 में बताया गया। और अध्याय 1 है हमारा सादे कागज पर बंटवारा, रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 व 49 का वह अचूक नियम जो कोर्ट में दिलाएगा जीत। इस टाइटल पे मैंने अभी कल ही एक वीडियो अपलोड किया है जो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है, जिसकी लिंक उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। और इसमें जो मेरे द्वारा बताया गया था सर, खास तौर से धारा 17 के संबंध में मैं एक बार फिर शॉर्ट में आपको जानकारी दे दूं। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के तहत 100 रुपए से ऊपर की संपत्ति का बंटवारा रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन धारा 49 का परंतु जो प्रोविजो है, एक खिड़की खोलता है। क्या खिड़की खोलता है सर? वह कहता है कि भले ही यह कागज मालकाना हक ना दे पाए, लेकिन यह समपार्श्विक साक्ष्य के रूप में मान्य है। सरल शब्दों में, यह कागज आपकी जमीन की मिल्कियत भले ना बचा पाए, लेकिन आपकी मंशा और कब्जे को जरूर बचाएगा। 4 सरल उदाहरण भी सर मैंने इसमें लिए हैं। पुराना पारिवारिक बंटवारा और मौखिक मौखिक बंटवारा, और कब्जे की प्रकृति साबित करना, विशिष्ट पालन, भाईचारा और सद्भावना का सबूत, ये सब कुछ है इसमें। आम आदमी और अचूक लाभ कैसे ले? एक आम आदमी, अगर आपके पास ऐसा कोई कागज है तो उसे फेंके नहीं, ये 3 काम करें। मतलब अक्सर लोग बेकार कागज समझ कर फेंक देते हैं और सादे कागज पे लिखा पड़ी कि क्या काम आएगा, कोई भाई अगर मुकर जाए। लेकिन लैंडमार्क जजमेंटों में बताया गया है सर कि वो भी आपका साक्ष्य के रूप में कोर्ट में मान्य है। इन लैंडमार्क जजमेंटों में बताया है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं है। क्यों? क्योंकि अतीत में आप मौखिक कर चुके हैं, बाद में आपने उसको सिर्फ लिखा है। निष्कर्ष भी सर इसमें दिया गया है कि धारा 49 आपके सादे कागज की जबान नहीं काटती, बल्कि उसे एक जीवित पहचान देती है जो आपको बेदखल होने से बचा सकती है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कागज है और आप उसकी कानूनी स्थिति जानना चाहते हैं तो मेरी ई बुक डाउनलोड करें, जिसमें मैंने तैयार ड्राफ्ट दिए हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन अधिनियम की 49 की पूरी धारा सर जो बुक में दी गई है, वो मैंने इसमें वर्ड टू वर्ड लिखी है। तो मैं इसमें मेरे द्वारा सब समझाया गया है और सरल उदाहरण भी इसमें मेरे द्वारा दिए गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट सर जो मैंने अभी आपको बताए थे, के एस कल देवैया बनाम शिवा 2010 का है ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है। इसमें कुल 8 ही जजमेंट मेरे द्वारा दिए गए हैं, और उससे भी ज़्यादा जजमेंट मैंने इसमें लिखे हैं। दूसरा जजमेंट है सर हमारा 12 अप्रैल 2010 का, एस कला देवी बनाम वी आर सोम सुंदरम और अन्य। ये भी हमारे वीडियो के टाइटल से ही संबंधित है और इसमें भी सभी महत्वपूर्ण बातें और इसके सिद्धांत मेरे द्वारा इस ई बुक पीडीएफ में लिखे गए हैं। और उसके बाद सर जो हमारा अगला अध्याय आता है, सुप्रीम कोर्ट का ताजा धमाका, ताजा फैसला 2021 का, कोरुकोंडा चलपति राव बनाम कोरुकोंडा जगदम्बा, ये भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। और उसके बाद निष्कर्ष भी है।
और ग्रामीण भारत में अक्सर बीड़ी के बंडल के पीछे या साधारण स्कूल की कॉपी के पन्नों पर लिखे जाते हैं बंटवारे। तो इस पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। वो जो बीड़ी के बंडल के पीछे लिखा जाएगा या बच्चों की स्कूल की पुरानी जो कापियां हैं उनके पन्नों पर लिखा जाएगा, वो सब एक ही तरीके के होते हैं, सादे बंटवारे की श्रेणी में माने जाएंगे और उसको भी मान्य किया जाएगा लैंडमार्क जजमेंटों के हवाले से। ये सब इसमें सर मेरे द्वारा लिखा गया है लैंडमार्क जजमेंट, जैसे कि काले बनाम डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन टेक बहादुर का भी ये लिखा हुआ है सर मैंने इसमें ई बुक पीडीएफ के अंदर। ये सभी जजमेंट आपको मिल जाएंगे। कोरुकंडा चलपति का सर्वोच्च न्यायालय के सरल उदाहरणों से भी सर समझाया है मैंने। और अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त पुष्टि पत्र, ये वो ड्राफ्टिंग आ गई सर। मैंने आपकी समस्या को हल करते हुए ये स्पेशल ड्राफ्टिंग इसमें मैंने तैयार की है, क्योंकि यही अक्सर हमसे जब गलती होती है तभी हमें अधिकारी कहता है कि जाइए और रजिस्ट्रेशन करवा कर लाइए। वो बिल्कुल सही कहता है। जब आप इन बातों को, इन तत्वों को उसमें लिखेंगे ही नहीं तो आपको इन कानूनों का लाभ नहीं मिलेगा सर। मैं आपको बता दूं, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है, पूरी ड्राफ्टिंग है इसमें। और ये इस प्रकार से पूरे हमारे अध्याय चालू होते हैं। मैं इसको पूरी ई बुक को बड़ा करके ही सर बता देता हूँ, क्योंकि स्क्रॉल होने में थोड़ा समय लग रहा है, इसलिए मैं इस पूरी ई बुक को बड़ा ही करके आपको बता देता हूँ। ये आप देख लें सर, अब ये पूरा बड़े साइज में दिखाई दे रहा है। नामांतरण के लिए 6 जरूरी दस्तावेज, बस ये कागज ले जाओ, तहसीलदार मना नहीं करेगा। ये टॉपिक भी सर इसमें मौजूद है। और उसके बाद ये ड्राफ्टिंग चालू हुई है, यहाँ से अतीत के मौखिक बंटवारे की याददाश्त पुष्टि पत्र, ये सब मौजूद है सर इसमें। ये अतीत के मौखिक बंटवारे की ड्राफ्ट जो मैंने अभी आपको बताई थी। उसके बाद सर ये हमारा नाम अतीत में हुए बंटवारे का नामांतरण कैसे कराएं, ड्राफ्ट, शपथ पत्र और सुप्रीम कोर्ट के 3 बड़े फैसले। यहाँ से फिर हमारा सर अध्याय 2 में आएगा विधिक प्रारूप। ये स्पेशल प्रारूप ही प्रारूप सर इसमें दिए हैं। और अध्याय नंबर 3 में पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार है सर इसमें। और इसी प्रकार से अध्याय नंबर 4 में सर हमारा आएगा ये जो पारिवारिक बंटवारा, कानूनी परिचय और आधार इसमें दिया गया है। ये अध्याय 4 में सर पूरे लैंडमार्क जजमेंट, सरल उदाहरण, सब कुछ आपकी आसानी के लिए एक ही प्लेटफॉर्म पर मैंने लाकर रख दिए हैं। अध्याय 5 में जो बंटवारा अतीत में मौखिक हो चुका है उसके आधार पर नामांतरण कैसे कराएं। अध्याय नंबर 6 में बंटवारा करने के विभिन्न तरीके और संबंधित धाराएं। और अध्याय 7 में याददाश्त, बंटवारा नामा और लैंडमार्क जजमेंट। और उसके बाद फिर हमारा अध्याय 8 आता है, 9 आता है नामांतरण और व्यवहारिक प्रक्रिया। और इसी प्रकार से 8 में सर विशेष याददाश्तनामे की नोटरी, सादे कागज की तुलना में फायदे। 9 के बाद सर 10वां आता है अध्याय हमारा कि अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी कराई जा सकती है। अध्याय 11 ई बुक का सर, क्या अतीत में हुए पारिवारिक बंटवारे की नोटरी करना गैर कानूनी है और नोटरी वकील के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। अध्याय 12 में सर हमारा, क्या अतीत के याददाश्तनामा, हिबानामा की नोटरी गैर कानूनी है। और इसी प्रकार से अध्याय नंबर 13 में गोदीनामा और याददाश्त, हिबानामा से संबंधित कानूनी जानकारी। 14 में सर मेमोरेंडम और विभाजन विलेख में अंतर। 15 में सर 1 मिनट सर, 13 हो गया ये हमारा और ये 14 हो गया हमारा, ये 15 हो गया। 15 में सर लैंडमार्क जजमेंट और अन्य संबंधित जानकारी है। 16 में रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 की उपधारा 1 के बारे में जानकारी दी गई है। 17 अध्याय सर हमारा। 18 में लैंडमार्क जजमेंट काले का आ गया सर 1976 वाला। और इसी प्रकार से ये पूरा जजमेंट है जो स्क्रॉल करके मैं ले जा रहा हूँ ऊपर, इसकी सरल व्याख्या भी है। अध्याय 19 में है रविंद्र कौर ग्रेवाल का लैंडमार्क जजमेंट 2020 का है सर, ये पूरा जजमेंट और इसकी सरल सरल व्याख्या भी इसमें मेरे द्वारा की गई है। अध्याय 20 में है विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा 2020 लैंडमार्क जजमेंट है, पूरा जजमेंट है सर, इसकी सरल व्याख्या भी इसमें मौजूद है जो आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। और अध्याय 21 में आता है सर हमारा रोशन सिंह और अन्य बनाम जिले सिंह, ये भी 1988 का लैंडमार्क जजमेंट है, पूरा जजमेंट है, उसकी सरल व्याख्या है सर। और अंत में सर हमारी डिस्क्लेमर इसमें आ जाती है। तो ये पूरी ई बुक सर हमारी कंप्लीट हो चुकी है जो मैंने आपको बताई है। ये तकरीबन 250 से ऊपर सर इसमें पृष्ठ शामिल हो चुके हैं, लेकिन इसमें सब कुछ मेरे द्वारा समाहित कर दिया गया है जहां तक हो सकता था कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो सके। पीडीएफ का भी मैंने आपको परिचय करा दिया। और इस ई बुक की कीमत 199 रुपीज़ मेरे द्वारा रखी गई है। इसकी लिंक को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दिया गया है। खरीदने का इसका तरीका यह है कि जो ई बुक की लिंक है आपको दिखाई देगी, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 रुपीज का भुगतान करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर मैसेज आएगा, वहां पर डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल पर ही डाउनलोड हो जाएगी, कंप्यूटर, स्मार्टफोन सभी पर ही डाउनलोड हो जाएगी। वहां पर आप इसको पढ़ सकते हैं और इसमें लिखे हुए कानून से आप एक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।
और मार्गदर्शन प्राप्त करने से, कार्रवाई करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि हर केस की परिस्थिति भिन्न भिन्न होती है। आपके वकील साहब बेहतर जानते हैं कि इन कानूनों का इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाएगा। ये एक पीडीएफ है, इसे आप किसी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते, ना ही किसी सरकारी दफ्तर में पेश कर सकते हैं। इसके अंदर लिखी हुई बातें, इसके अंदर लिखे हुए लैंडमार्क, जजमेंट, धाराएं, उनकी ओरिजिनल बुक आप निकाल कर कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है सर, आज का बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में एक तरीके से सभी बातों का निचोड़ मेरे द्वारा लिया गया है, सार जिसको कहते हैं। 50 सर, एक नहीं सर, कुल 50 सवालों के जवाब मैंने इसमें आपके लिए तैयार किए हैं, जो अक्सर एक आम आदमी के मन के अंदर, दिल दिमाग के अंदर उठते हैं। और उम्मीद है इन 50 सवालों को सुनने के बाद आपकी बहुत क्या सर, लगभग आपकी पूरी समस्याओं का समाधान हो चुका है, क्योंकि ये सारे वीडियो का निचोड़ उन सवालों में मैंने और उनके उत्तरों में आपके लिए लाकर रख दिया है। और पिछले वीडियो भी मैंने बंटवारे से लगातार अभी मेरे चैनल पर अपलोडेड किए हैं। कुछ व्यूअर्स अलग अलग सवाल पूछते हैं, तो उन सभी के सवाल के भी जवाब में जैसे ही समय मिलेगा सर, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। अभी मैंने जो टॉपिक लिया है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाने में आपके लिए लगा हुआ हूं, ताकि इस टॉपिक को लेकर आपका एक छोटे से छोटा डाउट भी आपका दूर हो जाए। इन्हीं मकसदों से मैं विभिन्न कानूनों को, सर्वोच्च न्यायालय के लैंडमार्क जजमेंटों को एक जगह इकट्ठा करके इस ई बुक पीडीएफ के अंदर लाता हूं। इसको मैं प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक इसलिए कहता हूं सर, ये कि आपकी समस्या का समाधान हो सके, क्योंकि कानून किताबों में लिखा हुआ है, यदि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते तो हमारे किसी भी काम का नहीं है। तो इसी कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से ही मेरे द्वारा वीडियो भी बनाए जाते हैं और ई बुक पीडीएफ भी लिखी जाती है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें।